एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारा पावर फैक्टर से है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पावर फैक्टर का डेफिनेशन जानते तो हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं और किसी को समझा भी नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को समझना कि पावर फैक्टर होता क्या है। और अगर पावर फैक्टर हमारा पुअर हो तो हमारे सिस्टम पे या फिर जो हम लोग घर में एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं तो उस पे क्या असर पड़ता है, और हमारा जो हर मंथ का जो बिजली बिल आता है उस पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ पावर फैक्टर होता क्या है। देखिए, जब हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है, यानी जब हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस होता है, देखिए ये मान लीजिए हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारा करंट का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बनता है वोल्टेज और करंट के बीच का, मान लीजिए ग्रीन वाला हमारा करंट है और ये रेड वाला जो है हमारा वी है, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा ये हमारा है फाई, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा वोल्टेज एंगल बनता है, जो फेज एंगल बनता है, उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और यही हमारा पावर फैक्टर होता है। इसलिए इसका डेफिनेशन कहा गया है द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। और पावर फैक्टर को बेसिकली हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं, और ये जो फाई है हमारा यहाँ पे, ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देखिए यहाँ पे हम लोग का जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, ये जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस जीरो इक्वल टू हमारा वन, यानी पावर फैक्टर जो होगा हमारा यूनिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाई जो है हमारा ये जीरो है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेजिस्टिव किस कंपोनेंट का जो पावर फैक्टर होता है वो वन होता है, तो ये हमारा प्योर रेजिस्टिव का, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट या फिर प्योर रेजिस्टर जो होता है उसका पावर फैक्टर वन होगा हमारा। और यहाँ पे देखिए हमारा जहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन से हमारा करंट का भी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन से वोल्टेज का भी, तो ये दोनों जो है आपस में फेज में है, इन फेज है, इसलिए इसका पावर फैक्टर वन हो गया। और यहाँ से एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घर में हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं 10 रुपये वाला, जिसे इनकैडेंस लैम्प बोलते हैं, तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो देखिए ये हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है एक तरह से, इसके अंदर सिर्फ हमारा टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वही होता है, जिसके कारण ये प्योर रेजिस्टिव लोड बन जाता है। और इस बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है ये हमेशा यूनिटी होता है, यानी वन होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो पावर फैक्टर होगा ये है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी यूनिटी पावर फैक्टर में कॉस फाई का जो वैल्यू होता है वो वन होता है। अब जो हमारा दूसरा पावर फैक्टर है ये है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो पावर फैक्टर वो बता रहा हूँ, उसका फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे समझेंगे ये मैं बताऊँगा आपको। और पावर फैक्टर का जो अगर हमारा पावर फैक्टर लो होगा, यानी वन से कम होगा, तो उससे हमारे सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए लैगिंग पावर फैक्टर में हमारा पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है, यानी कॉस फाई का जो वैल्यू होता है, ये हमारा हमेशा वन से कम होता है, ठीक है। यानी 0.7 होगा, नहीं तो 0.6 होगा, नहीं तो 0.8 होगा, ठीक है। यानी वन से कम वाले पावर फैक्टर को हम लोग बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और इसमें जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस होता है, ये देखिए ये मान लीजिए हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वी है हमारा। तो करंट का जो ग्राफ होगा यहाँ पे, ये देखिए करंट हमारा कुछ यहाँ से चलेगा, ये कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है, यानी ये लैग कर रहा है। देखिए लैग कैसे कर रहा है यहाँ पे समझना है आपको। यहाँ पे मैं ग्राफ अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश करें। ये देखिए हमारा जब वोल्टेज यहाँ पे जीरो पे है तो हमारा करंट जो है, यानी जो आई है यहाँ पे, ये आई हमारा नेगेटिव पे है, ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पे। तो ये रीज़न है कि हमारा जो लैगिंग सर्किट होता है, यानी पावर फैक्टर जहाँ लैग करता है वहाँ पे करंट जो है, यानी आई जो है ये लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ये लैग करता है। और ये पावर फैक्टर जो होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है, ठीक है, यानी हमारा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा
उसका जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा लैगिंग के अंदर होगा, ठीक है, यानी लैगिंग होगा, ठीक है। और लैगिंग पावर फैक्टर जो होता है, जैसे हमारा रियल लाइफ में मोटर हो गया, इंडक्टिव मोटर हो गया, फिर इंडक्शन मोटर हो गया, उसके अंदर जो वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिस कारण हमारा इंडक्टिव सर्किट मतलब लोड हो जाता है वो, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर लैग होने लगता है। तो बड़ा बड़ा जहाँ पे भी इंडस्ट्री होता है वहाँ पे हम लोग बड़े बड़े मोटर यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर ये सब यूज़ होता है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर बेसिकली हमारा लो रहता है। और पावर फैक्टर लो होने के कारण क्या होगा, हमारा जो एप्लियंस है, जो मोटर ये सब यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा करंट जो है गेन करने लगता है, जिसके कारण हमारा बिजली बिल जो है बढ़ जाता है। तो अब हमारा जो लास्ट है पावर फैक्टर, लास्ट पावर फैक्टर जो है हमारा, ये है लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है हमारा, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर होता है, यानी वैसा सर्किट जिसके अंदर प्योर कैपेसिटिव लोड हो, वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लीडिंग में होता है। और लीडिंग का मतलब जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, ये हमारा देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ है, और करंट जो होगा हमारा ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, यानी इसमें करंट जो है हमारा लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है, यानी आई जो है, आई हमारा लीड करेगा बाय वी यानी वोल्टेज 90 डिग्री से, ठीक है। और ये हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर होता है। तो ये तीन तरह का जो पावर फैक्टर होता है, ये बेसिकली तीन तरह का होता है। और रियल लाइफ में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लैगिंग होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि घर में हम लोग जितने भी एप्लियंस यूज़ करते हैं, जैसे हमारा समरसेबल मोटर हो गया, जिससे टंकी भरता है, वो हमारा इंडक्टिव लोड है। उसका फ्रिज में जो मोटर होता है वो भी हमारा इंडक्शन मोटर होता है। फ़ैन यूज़ करते हैं हम लोग, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन जो भी है, ये हमारा इंडक्टिव लोड होने के कारण जो होता है हमारा पावर फैक्टर बहुत ही लो हो जाता है, यानी लैगिंग में हमेशा रहता है। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। और चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर को समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पावर जो आता है, ये मान लीजिए हमारा ग्रिड है जहाँ से हम लोग का सप्लाई आता है, ठीक है। ये ग्रिड से मान लीजिए हमारा 3 फेज आया, कॉलोनी ऐसे में जो आता है हमारा 3 फेज RYB। और यहाँ से हम लोग एक फेज लेते हैं घर के लिए, ठीक है। अगर इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग तीनों फेज ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री में मोटर ये सब यूज़ होता है वो 3 फेज मोटर होता है, इसलिए हम लोग 3 फेज यूज़ करते हैं। लेकिन घर में हम लोग बेसिकली सिंगल फेज यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस जो पावर आता है हम लोग के घर में, जो पावर आता है, ठीक है, यानी पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। और ये यहाँ पे cos फाइव भी ऐड हो जाता है, यानी ये जो हुआ हमारा पावर फैक्टर हुआ, यानी पावर इक्वल टू होता है VI cos फाइव, ठीक है। अब देखिए, ये जो पावर है हमारा, पावर में हमारा दो तरह का पावर आता है। पहला है हमारा KVA, सॉरी किलोवाट, ठीक है। किलोवाट को हम लोग बोलते हैं वर्किंग पावर, इसका दूसरा नाम है वर्किंग पावर, नहीं तो एक्टिव पावर, ठीक है। इसका और भी नाम है, रियल पावर हो गया, उसके बाद बहुत तरह का नाम है इसका, लेकिन इसको अभी आपको याद रखना है। एक किलोवाट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पावर, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये होता है KVAR, ठीक है, यानी इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और इन दोनों को सम, यानी किलोवाट प्लस KVAR का सम होता है हमारा टोटल पावर, ठीक है, इक्वल टू टोटल पावर। तो ये दो तरह का बेसिकली पावर होता है जो हम लोग घर में लाते हैं या फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एक होता है किलोवाट और एक होता है हमारा KVAR। किलोवाट को बोलते हैं वर्किंग पावर, और जो हमारा KVAR है इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किलोवाट का क्या यूज़ होता है, किलोवाट हमारा क्या काम करता है, और KVAR जो होता है हमारा ये क्या काम करता है। और इन दोनों का जो सम होता है, यानी इन दोनों को जोड़ करके जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग KVA नहीं तो फिर टोटल पावर, ठीक है। अब देखिए, किलोवाट का मतलब होता है हमारा वर्किंग पावर, यानी जो मोटर के अंदर, मान लीजिए ये हमारा मोटर है, यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए ये हमारा मोटर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, डायग्राम कुछ खास नहीं बन पा रहा है। ये हमारा मोटर है, मोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो करंट चाहिए, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए, जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे मैं IM लिखता हूँ, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट जो चाहिए, जो मोटर को मैग्नेटाइजिंग करंट मिलता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ये प्रोवाइड करता है हमारा रिएक्टिव पावर, यानी KVAR। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मोटर के अंदर या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम लोग मैग्नेटाइजिंग
करंट यूज़ करते हैं या फिर मोटर जो लेता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वर्किंग पावर, केवीएआर या फिर हमारा केवीए। तो ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के थ्रू ही हम लोग मैग्नेटिक जो होता है फील्ड बनता है मोटर के अंदर वो बन पाता है। और ये जो किलोवाट होता है, किलोवाट हमारा वर्किंग पावर, यानी जो बाकी का काम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा हमारा केवीएआर, लेकिन बाकी का जो काम है हमारा टॉर्क बनाना या फिर जो फोर्स लगता है BIL sin थीटा ये सब, ये बाकी काम करता है किलोवाट, यानी हमारा जो वर्किंग पावर है वो करता है। ठीक है, तो अगर KVAR यानी रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होगा, जो हम लोग सप्लाई ला रहे हैं, तो हमारा मोटर जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो जाएगा, जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो वहाँ पे कोई भी हमारा अगर रोटर घूमेगा तो वहाँ पे कोई फ्लक्स जो है नहीं कट करेगा। ठीक है, जिसके कारण हमारा मोटर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर होना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ से हम लोग सप्लाई लेते हैं, जो हमारा ग्रिड होता है, और वहाँ से जो पावर आता है हमारा, उसमें दोनों पावर होता है, किलोवाट भी होता है और केवीआर भी होता है, यानी वर्किंग पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो अब तक आप समझ गए होंगे केवीआर और किलोवाट का क्या काम होता है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि मान लीजिए एक मोटर है हमारा, इस मोटर को वर्क करने के लिए हम लोग कौन सा पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नाम दे दे एक्टिव पावर, इसका जो किलोवाट का नाम है दूसरा नाम है एक्टिव पावर। ठीक है, रियल पावर और ट्रू पावर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो हम लोग कोई एक मारेंगे, एक्टिव पावर रहेगा तो एक्टिव मार देंगे, रियल रहेगा तो रियल, नहीं तो वर्किंग पावर रहेगा तो वर्किंग, अगर किलोवाट रहेगा तो किलोवाट। ठीक है, तो मोटर का जो काम करता है, मोटर जो हमारा काम करता है वो एक्टिव पावर पे काम करता है। और अगर क्वेश्चन पूछा है कि मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कौन सा पावर प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा होता है KVAR यानी रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकता है आपसे कि मोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसके थ्रू बनता है। चलिए अब पावर फैक्टर को बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से कि किस तरह समझ सकते हैं। पे ये जो फिगर है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायग्राम पावर फैक्टर को समझाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में, किस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए इस ग्लास में बियर डाला हुआ है, और जो पूरा वॉल्यूम है यानी मग का जो पूरा वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर, नहीं तो फिर KVA, इसका दूसरा नाम है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और ये जो आता है हमारा मेन लाइन से आता है, जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं, ये 3 फेज जो है हमारा, यहाँ से अगर आप एक फेज लीजिएगा तो ये होता है, इसके अंदर टोटल जो पावर होगा इसको बोलते हैं KVA। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक हमारा रियल बियर है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो रियल बियर है, जहाँ तक हमारा बियर डाला हुआ है इसके अंदर, ये होता है हमारा वर्किंग पावर यानी किलोवाट, यानी यही हमारा जो होता है मेन पावर होता है। ठीक है, और जहाँ तक हमारा फॉर्म है यानी जो झाग है हमारा, ये देखिए यहाँ तक झाग है हमारा ग्लास में, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, यानी KVAR, यानी जो हम लोग लाइन से यानी पोल से जो कनेक्शन लेते हैं, इसके अंदर हमारा दोनों पावर होता है, किलोवाट भी और KVAR भी। और इन दोनों का क्या क्या काम होता है अभी मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ट्रायंगल बना है हमारा, इससे बोलते हैं हम लोग पावर ट्रायंगल। ठीक है, और पावर फैक्टर को जब हम लोग समझते हैं तो इसी ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो हाइपोटेनस है ट्रायंगल का, ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पे ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं हम लोग KVA, यानी जो हमारा टोटल पावर आ रहा है पोल के थ्रू या फिर जो ग्रिड के थ्रू आ रहा है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं KVA। ठीक है, जो बेस है हमारा ट्रायंगल का, यहाँ पे जो बेस है इसको बोलते हैं वर्किंग पावर, नहीं तो रियल पावर। यहाँ पे मैंने आपके लिए नाम भी लिख दिया है, एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद रखना है। यानी जो बेस है हमारा, ये है हमारा किलोवाट। ठीक है, यानी वर्किंग पावर, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको, ये है हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग एंगल निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है बेस और हाइपोटेनस के बीच में, इसको बोलते हैं फाई, और ये फाई हमारा कुछ नहीं, ये हमारा पावर फैक्टर है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जब निकालेंगे कॉस फाई इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेनस होता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, बेस है हमारा किलोवाट डिवाइडेड बाय KVA, और यही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो डेट cos phi इक्वल टू
बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है पावर फैक्टर से। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में कि क्या पावर फैक्टर का जो वैल्यू है यानी 1 से ज़्यादा हो सकता है या नहीं, यानी पावर फैक्टर को हम लोग यूनिटी यानी 1 से ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, पावर फैक्टर कभी भी हमारा यूनिटी से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर जो होता है cos फाई इक्वल टू होता है किलोवाट डिवाइडेड बाय kVA। ठीक है, अब देखिए जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा पार्ट है ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो है हमारा kVA है और किलोवाट जो हमारा बेस है। तो यहाँ पे जब वैल्यू हमारा 1 से अधिक कब होगा, जब हमारा ऊपर वाला जो वैल्यू है यानी किलोवाट है, इसका वैल्यू किलो kVA से अधिक होगा, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब ये है, नीचे में मान लीजिए हमारा 100 है और ऊपर में मान लीजिए हमारा 200 है, तभी ना इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा पार्ट है ये हाइपोटेनस है यानी kVA है, तो kVA से बड़ा हमारा कभी भी किलोवाट नहीं हो सकता है। यही रीज़न है कि हमारा पावर फैक्टर 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 से पावर फैक्टर अधिक कोई करना चाहेगा तो इसका मतलब हुआ ये जो बियर डाला हुआ है ग्लास में, ये इसके वॉल्यूम से यानी जो ग्लास का वॉल्यूम है उससे ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा भरने की कोशिश करेगा, यानी जो बियर है हमारा, इस बियर को एयर में रखने की कोशिश करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पावर फैक्टर 1 से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या हम लोग रिएक्टिव पावर को सिस्टम से एलिमिनेट या फिर रिमूव कर सकते हैं या नहीं। देखिए रिएक्टिव पावर होता क्या है, रिएक्टिव पावर मैंने बताया ये जो फॉर्म है यहाँ पे, ये जो झाग है बियर का, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। ठीक है, यानी इसको एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा यस, हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, झाग हमारा जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग बियर और डाल देंगे इस पर, तो हमारा धीरे धीरे जो है ग्लास भर जाएगा। और इसको मैं सिंपली आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए जब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, रिएक्टिव पावर एलिमिनेट हो जाएगा, जो ग्लास है हमारा, ग्लास में जो बियर डाला हुआ है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी इसमें फॉर्म जो होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोग रिएक्टिव पावर को जो है पूरा पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट करते हैं हम लोग अपने पूरे सिस्टम से। ये देखिए ये हमारा बहुत ही सिंपल डायग्राम है, मैंने आप लोग के लिए बनाया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सिस्टम से हम लोग किस तरह से रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा ग्रिड है, ग्रिड में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर से जो है हमारा सप्लाई आ रहा है, और इस सप्लाई में हमारा दोनों होगा, किलो डब्ल्यू भी होगा यानी किलोवाट भी होगा, यानी वर्किंग पावर प्लस हमारा kVAR। ठीक है, यानी रिएक्टिव पावर, ये सिस्टम में दोनों होगा। तो हम लोग ये जो सिस्टम आ रहा है यानी जो सप्लाई आ रहा है हमारा, यहाँ से हम लोग सिर्फ के, यहाँ पे देखिए किलोवाट होगा, सॉरी ये यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये किलोवाट है, मान लीजिए किलोवाट है, और एक जो सप्लाई आ रहा है हमारा ये kVAR है। ठीक है, तो सिस्टम से अगर हम लोग को एलिमिनेट करना है पूरा kVAR, तो इस kVAR को जो है हम लोग अलग से यूज़ करेंगे कैपेसिटर बैंक लगा करके, क्योंकि कैपेसिटर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो पावर प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा रिएक्टिव पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटर हमारा किस तरह का एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, तो ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, कैपेसिटर हमेशा रिएक्टिव पावर जो है प्रोवाइड करता है सिस्टम में। और ये जो कनेक्शन है यहाँ पे kVAR का, यहाँ से हम लोग कट कर देंगे और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है हम लोग यहाँ कैपेसिटर बैंक जो लगा रहे हैं इससे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो सिस्टम से जो पावर आ रहा है ये सिर्फ हमारा किलोवाट आएगा, यानी सिस्टम से हम लोग सिर्फ किलोवाट ले रहे हैं, ग्रिड से हम लोग सिर्फ किलोवाट ले रहे हैं, और जो kVAR है यानी जो मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर को, वो हम लोग लगा रहे हैं कैपेसिटर बैंक के थ्रू। तो हमारा देखिए पहले पावर था क्या, यानी टोटल पावर क्या था हमारा, kVA इक्वल टू किलोवाट, यानी किलोवाट प्लस kVAR, ये दोनों ले रहे थे सिस्टम से। तो हमारा क्या होगा, बिजली बिल जो है सिंपल सी बात है वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ये kVAR हम लोग सिस्टम से नहीं ले रहे हैं,
हम डायरेक्ट यहाँ से अलग से कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो है आउटपुट में, यानी जो ग्रिड से जो पावर मिल रहा है, जो हम लोग ले रहे हैं, ये सिर्फ हमारा किलोवाट मिल रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमारा सिंपल सी बात है बिजली बिल जो होगा वो कम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे पावर फैक्टर क्या होता है, और पावर फैक्टर में जितना भी लीडिंग है, लैगिंग है, यूनिटी है, और वन से हम लोग अधिक क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सब समझ चुके होंगे आप, आई होप। अब मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल से समझाऊंगा कि पावर फैक्टर अगर हमारा लो हो तो सिस्टम पे किस तरह से असर पड़ता है और किस तरह से हमारा पावर फैक्टर प्लांटी लगता है, ठीक है। चलिए, पे मैं समरी के रूप में आपको ये फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में हमारा जो पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, ये हमेशा 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये प्योर सर्किट, यहाँ पे मैंने तीनों सर्किट बना दिया है, कैपेसिटिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, और यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम बना हुआ है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट के अंदर हमारा जो पावर फैक्टर 1 होता है, इंडक्टिव में लैगिंग होता है हमेशा, ठीक है, और कैपेसिटिव में जो होता है हमारा लीडिंग होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहला है पावर फैक्टर का डेफिनेशन, जो मैंने बताया, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ हमारा साइनसोडियल वेव के लिए होता है। यानी जो हमारा ग्राफ है, जो साइनोसोडियल वेव है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये सिर्फ इसी के लिए है, ये डेफिनेशन, ये सिर्फ इसी को फॉलो करता है। और अदर जो ग्राफ है हमारा, स्क्वायर वेव हो गया, फिर ट्रायंगुलर वेव हो गया, फिर रेक्टेंगुलर वेव हो गया, उसके लिए ये डेफिनेशन जो है हमारा फॉलो नहीं करता है। उसके लिए क्या है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी यानी 1 से अधिक हो सकता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हम लोग पावर फैक्टर में से, आई मीन पावर में से रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका रिएक्टिव पावर जब एलिमिनेट होगा, तो ये डायग्राम मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो मग भरा हुआ है पूरे बियर से, उसके बाद यहाँ पे पावर ट्रायंगल है। पावर फैक्टर अगर आपको पूछता है कभी भी, तो ये पावर ट्रायंगल जब आप बना दीजिएगा तो सामने वाला समझ सकता है कि आपको नॉलेज है, आप पावर फैक्टर के बारे में समझते हैं। और ये लास्ट डायग्राम जो मैंने बताया था आपको कि ग्रिड से हम लोग किस तरह से पावर फैक्टर में, आई मीन रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट करते हैं, तो पावर फैक्टर को एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट है कैपेसिटर बैंक लगा करके। कैपेसिटर जो है हमारा रिएक्टिव पावर जो है प्रोवाइड करता है। अब देखिए, ये एक और जो पॉइंट है मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर केवीए यानी रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ये मैंने मोटा मोटा बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू बता रहा हूँ। एनीथिंग विच रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड टू ऑपरेट विल फेल, यानी जैसे हमारा मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब में हम लोग को मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो अगर हमारा रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर, तो हमारा मोटर ये सब जो है ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है केवीएआर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो केवीएआर पूछिएगा उनसे कि केवीएआर का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी पावर में या फिर पावर सिस्टम में, तो ये नहीं बता पाएंगे। दूसरा जो है, हमारा मोटर के अंदर हमेशा एक्टिव पावर वर्क करता है, रिएक्टिव पावर जो होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको समझाऊंगा पावर फैक्टर अगर हमारा लीडिंग हो, लैगिंग हो या फिर यूनिटी हो, तो हमारे सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा रेसिस्टिव लोड है, प्योर रेसिस्टिव लोड है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वैसे भी ये सर्किट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ, शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारा पावर इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई, ठीक है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आप बोर ना हो जाए इसके लिए मुझे यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए, मान लीजिए हमारा जो पावर है, यानी जैसे मोटर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 5 किलो वाट का पावर है, ठीक है। तो 5 किलो वाट लिख दिए। वोल्टेज जो आ रहा है हमारे घर में, ये सिंपल सी बात है 220 होता है, ठीक है, 220 होता है। करंट जो है हमारा आई है, ये भी हम लोग को पता नहीं है। और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, मान लीजिए 1 लेके चलते हैं, पहले यूनिटी लेके चलते हैं, तो कॉस फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। यानी जब हम लोग आई निकालेंगे, आई का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 23 एम्पियर्स, ठीक है। यानी जो हमारा मोटर होगा ये 23 एम्पियर्स जो है करंट को लेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं। ये था हमारा केस 1, मान लीजिए केस 1 था, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। अब दूसरा लेके चलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर में, देखते हैं करंट का वैल्यू, यानी जो हमारा मोटर जो करंट ड्रॉ करेगा वो कितना लेता है। यहाँ पे है हमारा लैगिंग, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर में बेसिकली
यहाँ पे देखिए V इक्वल टू वी आई कॉस फाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। और पावर फैक्टर मैंने बताया जो यहाँ पे सेम जो पावर है हमारा 5 किलो वाट ही रहेगा, ठीक है। वोल्टेज हमारा 220 था तो 220, यहाँ पे आई का वैल्यू पता नहीं है, कॉस फाई हमेशा मान लीजिए यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, लैगिंग है तो 1 से कम होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। 0.8 हमारा पावर फैक्टर है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा ये होगा, ये आएगा अप्रोक्स हमारा 28.40, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जैसी पावर फैक्टर जो हुआ लैग हुआ, यानी जैसे ही हमारा पावर फैक्टर यूनिटी से कम हुआ तो हमारा जो मोटर है ये करंट का जो वैल्यू है ये ज़्यादा लेने लगा, यानी करंट ड्रॉन जो है ज़्यादा करने लगा। तो यही रीज़न है कि पावर फैक्टर जैसे ही हमारा लो होता है सिस्टम का, तो हमारा जो बिजली बिल है या फिर जो हम लोग घर में एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज है, कूलर है, समरसेबल पंप है, तो वो करंट जो है ज़्यादा ड्रॉन करने लगता है, जिसके कारण जो है पावर फैक्टर हमारा गिर जाता है, और गिरने के कारण हमारा जो बिजली बिल आता है घर में वो अधिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, करंट का वैल्यू हमारा बढ़ गया है। पहले हमारा 22 पॉइंट कुछ था, जिसको मैंने अप्रोक्स 23 एम्पियर लिखा था, लेकिन जैसे हमारा पावर फैक्टर जो है पुअर हुआ, यानी कुछ कम हुआ 1 से, तो ये हमारा जो करंट का वैल्यू है देखिए यहाँ पे बढ़ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि पावर फैक्टर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है करंट यानी आई, ठीक है। पावर फैक्टर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट होता है। अगर पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू हमारा जो मशीन ड्रॉन करेगा वो कम हो जाएगा, अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो हमारा करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूव क्यों करेंगे। पावर फैक्टर क्यों इम्प्रूव करेंगे ये आपको पता हो गया। पावर फैक्टर जैसे हमारा लो होता है वैसे ही हमारा जो एप्लियंस है, इंडस्ट्रियल पर्पस में जो भी मोटर ये सब लगा हो, करंट जो है हमारा ज़्यादा ड्रॉन करने लगेगा, जिससे हमारा जो बिजली बिल है, यानी जो हर मंथ में बिजली बिल आ रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा एक तरह का लॉसेस है, और भी बहुत तरह का लॉसेस है। पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर जो है एक तरह का मोटर होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। और इसका कंडीशन होता है अंडर नो लोड, यानी जब मोटर यूज़ करेंगे पावर फैक्टर करेक्शन के लिए तो ये अंडर नो लोड होगा, यानी इस पर कोई लोड नहीं लगा रहेगा, और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में, ठीक है। ओवर एक्साइटेड कंडीशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं, और ये बिहेव करता है हमारा एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, और ये रिएक्टिव पावर सप्लाई करने लगता है, जिसके कारण हमारा जो पावर फैक्टर पुअर है वो इम्प्रूव होने लगता है। दूसरा जो है हमारा ये है कैपेसिटर बैंक्स, ठीक है। कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं हम लोग, और जैसा मैंने बताया कैपेसिटर जो है हमारा रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करता है, और रिएक्टिव पावर जो है हमारा बेसिकली सिस्टम का जो पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करता है। और लास्ट जो है हमारा ये फेज़ एडवांसर, ठीक है। फेज़ एडवांसर क्या होता है इसको देखिए। ये बेसिकली जो होता है हमारा इंडक्शन मोटर है, यानी जो इंडक्शन मोटर होता है, सिंपल सी बात है, इंडक्शन मोटर है तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा। तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव रहे, अच्छा रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेज़ एडवांसर, ठीक है। और ये मोटर के ऊपर में ही माउंटेड होता है। और देखिए पावर फैक्टर का क्या हमारा इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसा मैंने बताया, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट होता है, ठीक है। तो अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा रहेगा, यानी पावर फैक्टर हमारा गुड रहेगा, इम्प्रूव रहेगा, तो यहाँ पे करंट का जो वैल्यू वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और करंट जब हमारा कम होगा तो इसको कैरी करने के लिए, यानी वन प्लेस से अदर प्लेस तक ले जाने के लिए जो वायर यूज़ करेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा कम होगा, सिंपल सी बात है। कम अमाउंट ऑफ करंट को ट्रांसफर करने के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ करेंगे वो कम होगा, जिससे हमारा क्या होगा, कॉपर बचेगा, यानी जो वायर यूज़ कर रहे हैं कॉपर बचेगा, और कॉपर बचेगा तो हमारा एक तरह से जो आई स्क्वायर आर लॉस है, यानी कॉपर लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंस है। अब देखिए पावर फैक्टर में डीसी की बात करता हूँ। डीसी में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही बच्चों को पता नहीं होता है। देखिए डीसी सर्किट जब हमारा आता है, डीसी सर्किट में सिंपल सी बात है, जो हमारा करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डीसी है, तो देखिए डीसी सर्किट में क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा आर है, ये एल है, और एक सी है, कैपेसिटर है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं ये है हमारा डीसी, ये डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो आपको पता होगा डीसी सप्लाई में जो हमारा इंडक्टर होता है ये स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है।
स्टेडी स्टेट मतलब मान लीजिए इंडक्टर, आपको पता है इंडक्टर जो होता है हमारा एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी स्टोर करता है। जब हमारा मान लीजिए ये कैपेसिटर पूरा चार्ज स्टोर कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, तो ये हमारा ओपन सर्किट कहलाता है, ठीक है, ओपन सर्किट तरह बिहेव करने लगता है। और जो हमारा फ़ोन का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर होता है, वो देखिएगा, उसको अगर आप रात भर प्लग के अंदर स्विच ऑन करके लगा के रखिएगा तो वो जलता नहीं है, फिर भी ख़राब नहीं होता है। उसको अगर आप 1 महीने के लिए भी लगा के छोड़ दीजिए, ऑन करके छोड़ दीजिएगा तो वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है कैपेसिटर लगा रहता है, और कैपेसिटर अपना जो एनर्जी होता है वो यानी चार्ज होकर के वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी वहाँ से कोई करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। और अगर आपका मोबाइल का बैटरी लो है, जब आपका मोबाइल का बैटरी लो होगा तो उस समय आप चार्ज कीजिएगा तो देखिए आपका जो चार्जर होगा वो हीट हो जाएगा। लेकिन जब आपका मोबाइल जैसे जैसे चार्ज होता रहेगा, यानी उसका जो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगा, वैसे वैसे आपका चार्जर जो होगा नॉर्मली जो है कभी हीट नहीं हो पाएगा, यानी फुल चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए आपका चार्जर है और आपका फ़ोन है, वो रात भर आपने चार्जर को प्लग करके लगा के रखा रात भर, लेकिन सुबह उठ के देखिएगा फिर भी आपका चार्जर जो एकदम ठंडा पड़ा रहेगा, वो हीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, और ये कंडीशन कहलाता है स्टेडी स्टेट। यानी जो कैपेसिटी है चार्जर का, मान लीजिए आपका कैपेसिटर जो लगा हुआ चार्जर के अंदर ये 5 एम्पियर का करंट ड्रॉन करेगा, ठीक है, यानी 5 वोल्ट ये स्टोर करेगा, एग्जांपल लेके चलिए। तो 5 वोल्ट जैसे ही गेन कर लेगा वैसे ही ये ओपन सर्किट तरफ बिहेव करने लगता है, यानी हमारा जो आउटपुट में जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो डीसी सर्किट में हमेशा जो पावर फैक्टर होता है ये 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई लैगिंग और कोई लीडिंग नहीं होता है। यही रीज़न है क्योंकि कैपेसिटिव हमारा ओपन सर्किट हो जाता है कैपेसिटर, और इंडक्टर जो है स्टेडी स्टेट में हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। अब देखिए जो मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। डीसी वाला आपको शायद से समझ में नहीं आया होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए डीसी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इंडक्टर जो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो टोटल पावर जो डिसिपेट होगा ये हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है, यानी सिर्फ हमारा एक प्योर रेजिस्टिव की तरह ये काम करता है, यानी जो वर्क कर रहा है इसमें अभी वो सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस ही होता है। इसलिए हमारा प्योर रेजिस्टिव, जैसे जानते हैं कि प्योर रेजिस्टिव में जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है ये जीरो होता है, और फेज डिफरेंस जीरो होने के कारण क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा हमेशा 1 हो जाएगा, यानी cos फाई हमेशा 1। तो डीसी में आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए कि डीसी सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा यूनिटी होता है, ठीक है। अब देखिए जो मैंने लास्ट पॉइंट है मेरा ये इस वीडियो का, ये है कि किसी भी वेव फॉर्म के लिए, यानी मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर है या फिर ट्रायंगुलर है या फिर हमारा स्पाइक है, स्पाइकी वेव है, तो उसके लिए हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, तो उसके लिए हमारा होता है पी लोड डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है। पी लोड है हमारा किस तरह का लोड है, मान लीजिए अगर इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है या फिर रेजिस्टिव है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है पी लोड वेयर एवरेज पावर ऑफ एनी गिवन लोड, ठीक है। और पी आर जो है हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो लोड है, एवरेज पावर है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा है, ये कभी कभी पूछा जाता है, अगर आप एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, हमेशा अल्टरनेटिंग यानी जो हमारा साइनसोइडल वेव ग्राफ है उसी के लिए पूछा जाएगा। लेकिन ये मैंने बस पॉइंट के रूप में रखा है ताकि आप ये भी जानें कि क्या होता है। किसी भी वेव फॉर्म के लिए जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो होता है पी लोड डिवाइडेड बाई पी आर, और यहाँ पे जो पी लोड है ये एवरेज पावर है किसी भी लोड का, रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या फिर हमारा कैपेसिटिव लोड है, और इसको कंपेयर करते हैं हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट से, यानी एवरेज पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।